अबे कलजी। कभी कभी आंखें खुली होने पर भी बंद होती हैं। कभी कभी आंखें खुलकर फिर बंद हो जाती हैं। और कभी कभी आंखें न खुली होती हैं न बंद होती हैं। इन खुलती बंद होती आंखों के बीच इस जिंदगी का माझा कभी उड़ता, कभी फंसता, कभी काटता, कभी कटता, खुलता जाता है। और हम उसके साथ साथ उलझते सुलझते इस बेखुदी में जिए जाते हैं। गोया यही जिंदगी है। लेकिन ये जिंदगी जो है ना, वो न खुली आंख जैसी है न बंद आंख जैसी। यह तो खुली और बंद आंख की दूरी को पाटती एक लोरी जैसी है। तो यह लोरी हर उस आंख के लिए जो खुलने और बंद होने की असमंजस में अटकी है। यह लोरी हर उस रात के लिए जिसके पार की सुबह इन आंखों को फिर से खुलने के लिए राजी कर सके इस बात के लिए कि इस भटकी बौराई दुनिया में ये आंखें बंद होकर फिर खुलती रहें और हर बार खुद को आंख मिलाकर देख सकें। इन शब्दों के साथ बहते हुए अगर आप यहाँ तक चले आए हैं तो इसके माने ये है कि यह लोरी आपके लिए है। हर सांस जो मैं लूं बढ़ता है तुम्हारा नशा। आहिस्ता 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 बढ़ता है तुम्हारा नशा।
मैं लूं। बढ़ता है तुम्हारा नशा। दुनिया भर में जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ जंग छिड़ी है, धमाकों और विस्फोटों की होड़ मची है। जिंदगी की हकीकतें, हर तरह की कड़वाहटें उगल रही हैं। पर कैसा जादू है इन लोरियों में, ये तब भी उतनी ही शहद भरी हैं, वैसी ही अमृत भीगी हैं। क्या सुनी थी उस माँ की अंतिम लोरी, जिसका बेटा कल जंग में हमेशा के लिए सो गया। मेरे देश से बहुत दूर है उस सैनिक का देश, मेरे देश से बहुत दूर रहती है उस सैनिक की माँ, लेकिन उसकी लोरी इतनी पास क्यों सुनाई देती है। आर्थीम डेमंड, कितना अच्छा होता कि तुम्हारी माँ की ये आखिरी लोरी सत्ताधारियों की नींद को तोड़ पाती। और सत्ताधारी ही क्यों, नींद में तो हम सब भी हैं, अपने अपने नरम लिहाफों में दबे मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं। हमको कहाँ सुध है कि इसी धरती पर न जाने कितने मासूम इन्हीं लोरियों के सहारे दहशत से निपटने की कोशिशें कर रहे हैं। कैसी अजीब बात है, दुनिया भर में यहाँ वहाँ सिर के ऊपर से चीखती हुई मिसाइलें गुजर रही हैं, और लोरी के दुशाले में दुबके हुए बच्चे अब भी सवेरा होने का ख्वाब देख रहे हैं। तो यह लोरी उन तमाम लोगों के लिए जो हर बच्चे के लिए एक सुंदर दुनिया और मधुर नींद बचाए रखना चाहते हैं। यह लोरी उन तमाम लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में बददिमाग दौड़ने वालों को जीतना है और हम जैसों को हारना, तो हर बार वे हारना चुनेंगे। यह लोरी उन तमाम लोगों के लिए है जो न जाने क्यों अब भी सच मानते हैं लोरी में घोल कर पिलाए गए प्रेम को।
दुनिया इन्हें अपनी दौड़ में ले आना चाहती है, डपटती है, पुचकारती है, हर ओर से खींचती है और कहती है कि तुम रेस में पीछे छूट गए हो। लेकिन वे तो कभी इस रेस में थे ही नहीं। वे तो हमेशा से हवा की उल्टी दिशा में बहते आ रहे हैं। वे नहीं तैर पाएंगे तुम्हारे बनाए इस तूफान में, क्योंकि जब लोग दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना सीख रहे थे, वे एक चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए किसी पेड़ की शाख पर चमगादड़ की तरह औंधे लटके हुए थे और आसमान के रंगों में उस बच्चे के लिए एक लोरी के धागे खोज रहे थे। ये वे लोग हैं जिन्हें ऊबड़ खाबड़ जिंदगी बुरी नहीं, अच्छी ही लगती है। ये वे लोग हैं जो यह जानते हैं कि रास्ता हर बार होता तो नहीं, पर धीरे धीरे बन ही जाता है। हवा का रुख कैसा है हम समझते हैं, हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं हम समझते हैं। हम समझते हैं खून का मतलब, पैसे की कीमत हम समझते हैं। क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है हम समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं। चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं। बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं। हम बोलने की आजादी का मतलब समझते हैं। टटपूंजिया नौकरियों के लिए आजादी बेचने का मतलब हम समझते हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं अगर बेरोजगारी अन्याय से तेज दर से बढ़ रही हो। हम आजादी और बेरोजगारी दोनों के खतरे समझते हैं। हम खतरों से बाल बाल बच जाते हैं हम समझते हैं। हम क्यों बच जाते हैं ये भी हम समझते हैं। हम ईश्वर से दुखी रहते हैं अगर वो सिर्फ कल्पना नहीं है। हम सरकार से दुखी रहते हैं कि समझती क्यों नहीं। हम जनता से दुखी रहते हैं कि भेड़िया धसान होती है। हम सारी दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं हम समझते हैं। मगर हम कितना दुखी रहते हैं ये भी हम समझते हैं। यहां विरोध ही वाजिब कदम है हम समझते हैं। हम कदम कदम पर समझौता करते हैं हम समझते हैं। हम समझौते के लिए तर्क गढ़ते हैं। हर तर्क को गोल मटोल भाषा में पेश करते हैं हम समझते हैं। हम इस गोल मटोल भाषा का तर्क भी समझते हैं। वैसे हम अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं। हम स्याह को सफेद और सफेद को स्याह कर सकते हैं। हम चाय की प्यालियों में तूफान खड़ा कर सकते हैं। करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं अगर सरकार कमजोर हो और जनता समझदार। लेकिन हम समझते हैं कि हम
कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, ये भी हम समझते हैं। ये कहानी है उन सहेलियों की जो एक रोज़ ताश खेलने के लिए क्लब में पहुंची, पर यकायक उनका इरादा बदल गया। उन्होंने सोचा कि क्यों न ताश के बजाय कोई और खेल शुरू किया जाए, और तब शुरू हुआ वो खेल जिसका नियम था कि किसी को इस खेल के बारे में पता न चलने पाए, परिवार वालों तक को नहीं। खेल की शुरुआत हुई केक बेक करने से, और फिर खेल रमता गया, बढ़ता गया। वो पूरे 30 साल तक बिना किसी को कुछ बताए गुपचुप ढंग से रात के अंधेरे में एक नियत जगह पर एक दूसरे से मिलती। सुबह के 4 बजे उनका रूटीन शुरू होता। वे मिलकर ढेरों कपकेक बनाती और साथ में राशन और कपड़ों के ढेर सारे पैकेट भी तैयार करती। हर पैकेट के साथ एक केक पैक किया जाता और केक के पास में एक छोटा सा कागज़ टांक दिया जाता जिस पर लिखा होता था, Somebody loves you। भोर के धुंधलके में वे इन पैकेटों को चुपचाप ज़रूरतमंदों के दरवाज़ों पर रख वापस अपनी ज़िंदगी की लहरों में खो जाती हैं, ऐसे जैसे कुछ घटा ही न हो। सालों तक किसी को भी इस बात की कानों कान खबर न हुई। अगर कोई राजदार था तो वो कमरा जिसकी हवा में लेमन, वनीला या लाइम की गंध सालों तक डोलती रही।
बाद में जब ये बात खुली तो उन्होंने संकोच के साथ कहा, जिंदगी को लौटाने का ये हमारा तरीका था। हमको लगा कि लोगों को ये मालूम हो कि कोई है जिसे उनकी परवाह है। हम बस इतना चाहती थी कि मुस्कुराहटें बनी रहें। लोरी गाई जाती है, लोरी सुनी जाती है, लोरी लिखी जाती है, लेकिन क्या लोरी को रंगों और रेखाओं में उकेरा भी जा सकता है? क्या रंग सुर और शब्द की जगह ले सकते हैं? अगर ये सवाल विंसेंट वैन गॉग जैसे कलाकार के हाथ में हो तो जवाब होगा कि हां। बचपन में विंसेंट का सबसे प्रिय काम था घंटों अकेले गुमसुम बैठे रहना या झील के किनारे खाली मैदानों, खेतों, गलियों में बेवजह भटकते फिरना। मां की लाख कोशिशों के बावजूद वो दिन ब दिन खामोशी की चादर में लिपटता जा रहा था। पर मां भी आखिर मां थी। बेटे की खामोशी को तोड़ने के लिए उसने एक रास्ता खोज ही लिया, रास्ता जो रंगों, रेखाओं और कल्पनाओं से बुना था। मां का हाथ थामकर जब विंसेंट पहली बार बर्फ जैसे झक सफेद कागजों और धनक भरी कांच की जादुई शीशियों से मिला तो उसे मालूम हुआ कि कड़वी सच्चाइयों के इतर जिंदगी किसी कोमल गीत जैसी है। बस उसने जिंदगी के गीत को अपने रंगों में डुबोकर उकेरना शुरू कर दिया। पेड़, पौधे, फूल, लालटेन की धुंधली रोशनी में फेड इन फेड आउट होते किसान, खदानों में राख होते मजदूर, गांव, घर, आसमान। पोर्ट्रेट बनाना विंसेंट वैन गॉग को जुनून की हद तक पसंद था। वो खुद कहता था, एक अकेली चीज जो मुझे आत्मा की गहराई तक छूती है, जो
दुनिया की किसी भी दूसरी अनुभूति से ज्यादा कोमल और असीम है, वो है चेहरों को पढ़ना। पोर्ट्रेट बनाते समय मैं इसी को अंजाम देने की कोशिश करता हूं। 1880-90 के आसपास उसने कई पोर्ट्रेट बनाए। एक कलाकार के तौर पर यह दौर वैन गॉग के लिए बेहद अहम था। लगता था जैसे विंसेंट नहीं बल्कि यह दौर ही उसे एक सुंदर पेंटिंग के रूप में रंग रहा था। इसी दौरान उसने एक पोर्ट्रेट बनाया जिसे उसने नाम दिया ला बेरसूस, यानी लोरी। चमकते रंगों और फूलों वाले बैकग्राउंड में एक स्त्री बैठी है जिसके हाथ में पालने की रस्सी है। पालना और बच्चा हालांकि फ्रेम में मौजूद नहीं, फिर भी केवल डोरी के होने से वो न होकर भी मौजूद है। इस पेंटिंग को बनाते वक्त विंसेंट ने अपने भाई थियो को चिट्ठी में लिखा, मैं चाहता हूं कि ये पेंटिंग हर ऐसी नाव के कैबिन में लटकी हो जिसमें कोई मछेरा समंदर के खतरों और थपेड़ों के बीच अकेला हो। मैं चाहता हूं कि ये उन्हें अपनी माँओं की और उनकी लोरियों की याद दिलाता रहे। मैं चाहता हूं पेंटिंग संगीत जैसी हो जिसमें रंग भरे हों, एहसास भरे हों, सुकून भरा हो। हमें खुशनुमा तस्वीरें चाहिए, लेकिन अगर आपको उदास तस्वीरें चाहिए तो आप समाचार देख सकते हैं। ये शब्द हैं अमेरिका के बेहद चर्चित शो जॉय ऑफ पेंटिंग के होस्ट बॉब रॉस के, जिनकी मशहूरियत का आलम यह था कि हर रोज उन्हें चाहने वालों की 200 से ज्यादा चिट्ठियां मिला करती थीं। कई बार जब नियमित रूप से चिट्ठी लिखने वाले किसी प्रशंसक की चिट्ठी न आती तो बॉब उनका हाल चाल लेने के लिए खुद फोन कर लिया करते थे। एक प्रशंसक ने उन्हें चिट्ठी में लिखा कि मैं कलर ब्लाइंड हूं और पेंट नहीं कर सकता। तब बॉब ने एक पूरी सीरीज श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट रंगों में पेंट की, अपने प्रशंसकों को यह समझाने के लिए
कि कुछ भी सुंदर रचने के लिए हमें रंगों के इंद्रधनुष की जरूरत नहीं होती। राजे, सचमुच इन बादलों के पार कोई वास्तविक दुनिया बसी है। और इस भौतिक दुनिया और उसके बीच खिड़कियां और दरवाजे हैं जो शाम को सूर्यास्त के समय या रात को चंद्रोदय के समय बादलों से झांकने लगते हैं और उस समय एक कदम अगर हम बढ़ा दें तो उन दरवाजों तक पहुंच जाए। और जानती हो क्या लगता है? जैसे बादल ऊपर उड़ते हैं, नीचे उनकी छाया समानांतर दौड़ती चलती है, वैसे ही मैं प्रतिक्षण जन्म जन्मांतर से मात्र वही जीता आया हूँ। तुम में चलता हुआ, तुम में रहता हुआ, तुम में सोता हुआ, तुम में खोलता मूदता हुआ, तुम में जीता हुआ। और यह नीचे की जिंदगी छाया है। नीचे की छाया उलझती है कांटों से, तैरती है पोखर पर, उड़ती है छतों आंगनों पर, उलझती है तारों में, टूटती है सीढ़ियों पर, भटकती है चारागाहों पर। लेकिन ऊपर बादल, हंस श्वेत बादल, मात्र नीले गहरे अथाह मानसरोवर में तैरता रहता है, सदा तृप्त, सदा अतृप्त, सदा पहुंचा हुआ, सदा चलता हुआ।
सो जा रे तने लोरी सुनाऊं, सो जा रे, सो जा रे तने लोरी सुनाऊं, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे। एक रोज़ इस धरती पर माँ नहीं होगी, एक रोज़ इस धरती पर हम भी नहीं होंगे, लेकिन लोरियां तब भी रहेंगी। वे बताएंगी कि हम कैसे जिए, वे बताएंगी कि हम कितना जाग कर जिए, वे बताएंगी कि हम सोए तो कैसे सोए। सदियां बीत जाएंगी, कल्प आएंगे और विदा हो जाएंगे, लेकिन इन लोरियों की थपक इस धरती के दिल में हमेशा रहेगी। चांदी सो मुखड़ो तेरे बाली जाऊं, चांदी सो मुखड़ो तेरे बाल जाऊं, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे। मैंने आधी से अधिक उम्र बीत जाने के बाद ये जाना कि शैया गद्दा चादर ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक अविभाज्य हिस्सा है। मैं शैया को लेकर संवेदनशील इसलिए भी हूं कि जब मैं मां का अर्थ भी नहीं समझता था, तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। वो इलाज के लिए दिल्ली जा रही थी। जो भी औरत मिलने आती थी उससे कहती, पता नहीं बचूंगी या नहीं, मेरे मुन्ना का ध्यान रखना। मां भैरव को चांदी का एक खटोला सुपुर्द कर गई थी। मैं न आ पाऊं तो मुन्ने को इस शैया पर सुलाया करना। मां लौट कर नहीं आ पाई। उसकी सौंपी शैया ही मुझे अपनी गोद में सुलाती रही। मैं पिता के पलंग के पास उसी चांदी के खटोले में सोता था। सोने से पहले कहानी सुनता था। बाबूजी को तो 2-4 कहानियां ही याद थीं। हाँ, भैरव बहुत सारी कहानियां जानता था। कहानियां सुनकर मैं बहुत हंसता था। बाबूजी कहते, अब सो जाओ, हंसते हुए सोने से शैया भी खुश रहती है, अच्छे सपने देती है। मैं हंसता हंसता सो जाता था। एक जमाने के बाद ये समझ आया कि जिसकी मां नहीं होती उसकी मां शैया ही होती है। आज जब मैं 80 वर्ष का हूं तो ये बात और भी गहराई से अनुभव करता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा ताल्लुक शैया से ही रहा।
बहुत दिन तक घर में स्त्री के नाम पर भी वही थी। बाबा कहा करते थे, तकिए से कहकर सो तो वो ठीक समय पर उठा देता है, पर मेरी तो सीधे शैया से बात होती थी, मौन। मैं कहता, लो मां, मैं तुम्हारी गोद में आ गया। तुम अकेली हो जो मुझे इसी तरह आजीवन अपनी गोद में संभालोगी। मेरी मां को वचन दिया है तुमने। कभी किसी बच्चे से नाराजगी या शिकायत होती तो वो भी उससे कह देता, और फिर मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने कहा हो, अच्छा अब सो जा, और मैं सो जाता। सवेरे उठकर उसका धन्यवाद भी करता कि बढ़िया नींद सुलाया। मैं शैया से इतनी बकवास करता हूं, अपनी भूलों को भी उससे कह देता हूं। मुझे लगता है वो बहुत ध्यान से सुन रही है और कह रही है कि जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा मत करना। फिर लगता है जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहा है और संकेत कर रहा है कि माफी मिल गई। कई बार मुझे लगता है जब सफर समाप्त होगा, शैया ही पास होगी, मैं उसकी गोद में हूंगा, वो लोरी गा रही होगी, ये देश बिराना, और मैं उसकी उंगली पकड़कर चल दूंगा। रहना नहीं देश बिराना, रहना नहीं देश बिराना। जिसके होने से खिल उठते हैं बेमौसम फूल, जिसके होने से फल पकते हैं, धरती प्रकट कर देती है अपना ऐश्वर्य, जिसके आने से बलाएं भाग जाती हैं दूर, जिसके होने से उतर आता है दूध, जिसके आने से थकान हो जाती है काफूर, हवा हो जाती है शीतल, नींद अपने भारी डैनों के साथ उतरती है पलकों पर आहिस्ता, जिसमें चांदनी ठोस होकर आ बैठती है सिरहाने, जिसमें उड़ती है ब्यालू की सुगंध, जिसके छिड़ते ही उसके संगतकार आ जाते हैं अदृश्य मंच पर। पल में लौट पड़ता है समय अपने आरंभ की ओर। जो अपने सम्मोहन से सबको निश्चल खिलौने में बदल देती है, सबको ओढ़ा देती है मासूमियत की चादर। रात की आत्मा जिसे सुनती है बैठकर पालने के निकट, दिशाएं अपनी स्मृतियां विसर्जित कर हो जाती हैं स्तब्ध, जिसकी लय में हर किसी को सुनाई देती है माँ की आवाज। जो धरती की अनश्वर ऋचा है, जो पत्थरों को पालतू बना देती है, जो दबे झरनों को रास्ता देती है,
जो कांपती है रेगिस्तान के अतल जल की झाई में। शाम घिरते ही जो बजती है बीटिंग रिट्रीट की तरह, जो युद्ध शिविरों में विचरती है परिचारिका की तरह। धरती पर कान लगाकर तलाश रहा हूँ उसका उद्गम, सुन रहा हूँ उसकी आवाज़ जो धरती के गर्भ से साफ साफ सुनाई दे रही है। कई बार ज़िंदगी हमें लोरी सुनाती है और कई बार ज़िंदगी हमें ये मौका देती है कि हम उसके लिए एक लोरी गाएं। गिरजेडा रॉड्रिगस कोई गायिका नहीं थी, एक मॉडल थी जो महीनों कैंसर से जूझती रही और एक रोज़ इस दुनिया से अलविदा कह गई। आखिरी सांस लेने से पहले तक कीमोथेरेपी के दर्द से जूझते हुए वो ज़िंदगी के बहुत बहुत करीब चली आई। ज़िंदगी को भरपूर जीने के लिए उसने अपना ट्रीटमेंट तक रोक दिया। लोगों ने जब एतराज़ किया तो उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, बस अपने अंतिम पलों को वाकई जीना चाहती हूँ। मुझे जो कुछ मिला मैं उसके लिए ज़िंदगी की शुक्रगुजार हूँ। सोशल मीडिया पर लिखी गई उसकी ये आखिरी पोस्ट हर उस व्यक्ति को जगा सकती है जो दुनिया की रेस में उलझ अपने ही भीतर कहीं सोया पड़ा है। मेरे गैरेज में दुनिया की सबसे महंगी कार खड़ी है। मेरा घर डिजाइनर कपड़ों, जूतों और महंगी महंगी चीजों से भरा है, लेकिन अब वो सब चीजें मेरे किसी काम की नहीं। पैसा अब भी मेरा ही है, लेकिन अब वो भी मेरे किसी काम का नहीं। मेरा घर एक महल की तरह है, लेकिन अब मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूं। मैं एक से दूसरे 5 स्टार होटल में जाती थी और अब एक से दूसरे अस्पताल में जा रही हूं। मैंने सैकड़ों लोगों को ऑटोग्राफ दिया है और आज डॉक्टर मुझे प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं। मेरे बालों को सजाने के लिए 7 ब्यूटिशियंस होते थे। आज मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। एक अपने निजी जेट में मैं जहां चाहे उड़ सकती थी, लेकिन अब मुझे अस्पताल के बरामदे में जाने के लिए 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि दुनिया अच्छे अच्छे व्यंजनों से भरी पड़ी है, लेकिन मेरा आहार दवाइयां और सिरप है।
ये घर, ये कार, ये जेट, ये फर्नीचर, इतने सारे बैंक खाते, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी प्रसिद्धि, इनमें से कोई भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। इसमें से कोई भी मुझे थोड़ा आराम भी नहीं दे सकता। मेरा सुकून है कुछ प्यारे लोग और उनका स्पर्श। अगर सिर के ऊपर एक छत है तो क्या फर्क पड़ता है कि घर में कैसा फर्नीचर सजा है। और सबसे जरूरी बात ये कि इस जीवन में मृत्यु से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है। जिस दिन हम इस सच को लेकर जाग गए कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहने वाले, उस दिन से हम जिंदगी के हर एक पल को आंख खोलकर छुएंगे, कान खोलकर सुनेंगे और हमारी नींद ऐसी होगी जैसे कोई साज चुप होने से पहले अपने सारे सुर जीवन की मुट्ठी में सौंप जाए। कुछ गूंजता सुनाई दिया, एक चुप आसमां से उतरी है अभी। ये वो चुप नहीं जब चुप होती है जिंदगी सबसे स्याह लम्हों में। ये वो चुप भी नहीं जो औचक आ ठहरती है जीवन में और मिटा देती है सारे अर्थ, सारे शब्द, सारी आवाजें स्मृतियों से। ये चुप उस चुपके जैसी भी नहीं जिसके भीतर हर हराते हैं तूफान। ये वो चुप है जो तुमको तुम्हारे हर शोर के पार ले जाएगी। ये वो चुप है जो तुम्हें सिखाएगी कि शब्द के परे भी होती है एक दुनिया। कि जादू के परे भी होता है एक जादू। कि नरमी से भी नरम होती है कोई चीज तुम्हारे भीतर। सो जाओ इस नरम गुनगुनी जादुई चुप में उतरकर। अपने गर्म लिहाफ और नरम बिछौने के बीच सो जाओ। सो जाओ जैसे लहरों के बीच सोई रहती है नदी कोई। सो जाओ जाग जाने के लिए। सो जाओ कि तुम्हारे लिए फैले हैं असंख्य सपनों के हाथ। सो जाओ।
सो जाओ कि घुल रहे हैं तमाम आकाश, तमाम पुकारे एक निराकार में। सो जाओ कि तुम्हारी ऊर्जाएं हो रही हैं पुनर्नवा। सो जाओ, सो जाओ कि तुम्हारी मुट्ठी में दबे बीज आतुर हैं धरती के उजाड़ उपेक्षित कोनों पर फैल जाने के लिए। सो जाओ, सो जाओ क्योंकि कल भी सूरज उगेगा, कल भी हवा बहेगी, कल भी खुलेंगे रास्ते, कल भी मीठा रहेगा पानी, कल भी हरी होंगी फसलें। इस कल को तुमसे उन लम्हों की उम्मीद है जब कोई अजनबी तुम्हारी दुआओं और मुस्कानों में शामिल होगा। जब एक मामूली सी धुन भी तुम्हारे भीतर के नाच को बाहर ले आएगी। जब अंधेरे से अंधेरे पलों में भी तुम अपने लिए तारे गिनना सीख लोगे। जब तुमसे जिंदा होने के असल माने बह निकलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। कल के वादे पे आज जाते हैं मीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया।